थोड़ी ही देर बाद टंडन के घर वाले और दफ्तर के दूसरे लोग भी वहां पहुंच गए। डीजी मिस्टर रामामूर्ति भी वहां पहुंच गए। एक कोहराम समझ गया। टंडन की बीवी, लड़की और लड़के धाड़े मारकर रो रहे थे। मैं भी एक तरफ दीवार से लगकर आंसू बहाने की कोशिश कर रहा था। इतने सारे लोग रो रहे हों तो आंसू अपने आप निकल आते हैं। मेरे साथ भी यही हो रहा था। हालांकि मुझे टंडन की मौत की खुशी थी, मगर बाकी लोगों की गिरियाजारी की वजह से मेरे आंसू निकल आए और ये एक तरह से अच्छा ही हुआ। मेरा उस वक्त रोना बहुत जरूरी था। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने ले जाई गई। घर वाले पोस्टमार्टम के हक में नहीं थे, मगर डीजी रामामूर्ति और हेडक्वार्टर के दूसरे अफसरान हर हालत में पोस्टमार्टम करवाना चाहते थे। उन्होंने टंडन के लवाहिकीन से कहा कि चूंकि टंडन साहब इंटेलिजेंस के चीफ थे, इसलिए हुकूमत की जानिब से खुसूसी अहकाम जारी हुए हैं कि पोस्टमार्टम जरूर करवाया जाए ताकि टंडन साहब की मौत की असल वजह मालूम हो सके। चूंकि भारत की वजारत दाखिला ज़ाती तौर पर इस केस में दिलचस्पी ले रही थी, इसलिए रात के 8 बजे ही हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई। उस वक्त तक मेरी जान गोया सूली पर लटकी हुई थी। मैंने दिल में सजदाए शुक्र अदा किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टंडन की मौत की वजह हरकत कल्ब का बंद हो जाना बताई गई थी। मुझे आज भी यकीन है कि ये रिपोर्ट हुकूमत के दबाव की वजह से तेजी से तैयार की गई थी, वरना ये नामुमकिन था कि पोस्टमार्टम में मिस्टर टंडन के फेफड़ों से साइनाइड जहर के असरात का सुराग न मिलता। बहरहाल ये रिपोर्ट मेरे हक में थी। दूसरी सूरत में मेरे लिए मजीद मुश्किलात पैदा होने का इम्कान था। इस रिपोर्ट के बाद दफ्तर में हर किसी की जबान पर था कि टंडन साहब सिगार बेतहाशा पीते थे, इसी वजह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। मैंने इस गुमान को यकीन में बदलने के लिए ये कह दिया कि टंडन जी ने तो एक बार सीने में दर्द की शिकायत भी की थी। मिस्टर टंडन ने मेरे सर पर जो तलवार लटका रखी थी, उससे मुझे निजात मिल गई थी। मेरा ख्याल था कि दीवाड़ी इस अमर से आगाह था कि टंडन साहब ने मेरे पीछे मुसलसल आदमी लगा रखे हैं। ताहम मैं अब भी चौकस था और ऐसी कोई हरकत करने को तैयार न था जो मुझे किसी जाल में उलझा देती। अब मेरे सामने सबसे पहला काम उस बेगुनाह पाकिस्तानी मुसलमान नौजवान को भारतीय तशद्दुद से निजात दिलवाना था, जिस पर साइरस की तबाही का इल्जाम जबरदस्ती जड़ दिया गया था। तो रोज उस पर तशद्दुद न किया गया था। मैं उसे मिलने गया तो उसकी हालत कदरे बेहतर थी। वो फर्श पर सीधा लेटा था। उसकी आंख की सूजन भी कम हो गई थी, मगर रंग जर्द था और चेहरे पर खौफ व हरास वैसे ही था। मुझे देखते ही वो हाथ बांध कर उठा और आजिजी से बोला, महाराज जी, मैं बेगुनाह हूँ। मैं अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ। मैं तो वीजे पर जहाँ मामू से मिलने आया था। भारतीय इंटेलिजेंस के 2 जल्लाद किस्म के मरहट्टे उस पाकिस्तानी पर तशद्दुद करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उनके हाथों में तेज धार वाले चाकू थे, जिनसे उन्होंने गरीब पाकिस्तानी मुसलमान नौजवान के हाथों के नाखून छीलने थे। मैंने गुस्सीली नजरों से पाकिस्तानी नौजवान की तरफ देखा और रोबदार आवाज में कहा, तुम बकवास करते हो। तुम पाकिस्तानी एजेंट हो। तुम्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग देकर तकरीबकारी के लिए भारत भेजा गया है। पाकिस्तानी जमील अहमद ने आसमान की तरफ हाथ उठा दिए और बोला, मेरा खुदा और रसूल गवाह है महाराज, मैं जासूस नहीं हूँ। मैं जासूस नहीं हूँ। इस पर एक हिंदू मरहट्टे ने पूरी ताकत से पाकिस्तानी जमील अहमद को मुक्का जड़ दिया। जमील अहमद की चीखें निकल गईं। मेरा दिल चाहा कि उस मरहट्टे की गर्दन तोड़ डालूं, मगर मैं जहर के घूंट पीकर रह गया। सिर्फ हाथ के इशारे से मरहट्टे को एक तरफ हटने का इशारा किया। पाकिस्तानी जमील अहमद दोहरा हो गया था। मैंने उसके बालों को खींचकर सर ऊपर उठाया और गजबनाक आवाज में कहा, अगर तुमने अपने साथी पाकिस्तानी एजेंटों के नाम पते न बताए तो मैं तुम्हें भी दूसरे पाकिस्तानी एजेंटों के साथ गोली से उड़ा दूंगा। हमने 4 पाकिस्तानी एजेंट पकड़े हुए हैं, जिन्हें थोड़ी देर बाद मैं खुद गोली से उड़ा रहा हूँ। फिर मैंने मरहट्टे सिपाहियों से कहा कि 4 पाकिस्तानी जासूसों को बाहर राहदारी की दीवार के साथ बांध कर खड़े कर दो। मरहट्टे मेरी बात समझ गए थे। वो तेजी से बाहर निकल गए। मैं पाकिस्तानी जमील अहमद से कुछ कहते कहते रह गया। ख्याल आ गया कि जहाँ यकीनन खुफिया माइक्रोफोन लगा होगा जो टंडन ने महज मेरी सरगर्मियों को नोट करने के लिए लगाया होगा। मैंने पाकिस्तानी को लात मारकर पीछे गिरा दिया और चिल्लाते हुए कहा, मुझे मुसलमानों से राज उगलवाना आता है। अभी तुम्हें भी जहन्नम में पहुंचाता हूँ, साथ ही तेरे मामू और उसके बच्चों को भी खत्म कर दिया जाएगा। बेचारा नौजवान सिसकियां भरकर रोने लगा। मैं बाहर राहदारी में आ गया। अब जहाँ एक ड्रामा शुरू हो गया। मैं बुलंद आवाज से बोला, इन 4 को दीवार के साथ बांध दो। फिर थोड़ी देर बाद बुलंद आवाज में कहा, अब भी वक्त है, बल्कि ये तुम्हारा आखिरी वक्त है। अगर तुम इस वक्त भी अपने साथी पाकिस्तानी जासूसों के नाम और पते बता दो तो मैं तुम्हारी न सिर्फ जान बख्शी कर दूंगा, बल्कि तुम्हें पाकिस्तान की सरहद तक भी पहुंचा दिया जाएगा। एक लम्हे के लिए मैं खामोश हो गया। उसके बाद फिर चीख कर कहा, इन 4 को गोलियों से बूंद डालो। साथ ही मेरे साथी मरहट्टा सिपाहियों ने, जो सफेद कपड़ों में थे, स्टेन गन से खाली फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग के बीच में उन्हीं मरहट्टा सिपाहियों ने एक साथ भयानक चीख भी बुलंद की, गोया ये फर्जी पाकिस्तानी जासूसों की आखिरी चीखें थी। ये एक ड्रामा था जो किसी भी गैर मुल्की एजेंट से राज उगलवाने के लिए खेला जाता था। हकीकत ये थी कि मैं ये ड्रामा भारतीय हुकूमत और भारतीय महकमा पुलिस के साथ खेल रहा था।
मकसद सिर्फ ये था कि ये रिपोर्ट डीजी रामामूर्ति और तिवाड़ी तक भी पहुंच जाए कि मैं बड़ी जांफिशानी, पूरी जिम्मेदारी और भारत माता की मोहब्बत में सरशार होकर अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। मैं वापस कोठरी में आया तो पाकिस्तानी नौजवान जमील अहमद की घिग्गी बंधी हुई थी। अब मैं नहीं चाहता था कि उस पर मजीद तशद्दुद किया जाए, लेकिन मेरे मरहट्टा डटपूंजिए सिपाहियों में से एक हट्टे कट्टे बदमाश टाइप के कालू राम ने मेरे देखते ही देखते पाकिस्तानी नौजवान के सीने में इतने जोर से लात मारी कि वो माही बेआब की तरह तड़पने लगा। मुझे सख्त गुस्सा आया। मैंने कालू राम को गर्दन से पकड़कर पीछे झटक दिया। वो दीवार से चटकराया और हक्का बक्का होकर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसे डांट पिलाते हुए कहा, उल्लू के पट्टे, हमें इसे जिंदा रखना है, इससे मालूमात हासिल करनी है। अगर ये मर गया तो हम इंफॉर्मेशन कहाँ से लेंगे? मैंने जल्दी से पाकिस्तानी नौजवान को संभाला, उसे फौरन कले की डिस्पेंसरी में भिजवा दिया। मगर मेरी मौजूदगी में ही उस बदनसीब पाकिस्तानी नौजवान ने, जो बिल्कुल बेगुनाह था, दम तोड़ दिया। मरहट्टा सिपाही कालू राम का ठुड्डा उसके दिल के ऊपर जाकर लगा था। मेरा जी चाहा कि मैं उसी वक्त, उसी लम्हे कालू राम को शूट कर दूं, मगर मैं नहीं कर सकता था। मैंने फैसला कर लिया कि इस जालिम आर्मी से अपने बेगुनाह पाकिस्तानी भाई के खून का बदला जरूर लूंगा। जब इस हादसे की खबर रामामूर्ति यानी भारतीय डायरेक्टर जनरल सेंट्रल इंटेलिजेंस को हुई तो वो सटपटा कर रह गया। उसने मुझे और तिवाड़ी को सख्त डांट पिलाई कि हम लोगों के हाथों आई हुई सोने की चिड़िया निकल गई। उसने फौरन हुक्म दिया, 24 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली शहर में आए हुए किसी और पाकिस्तानी को गिरफ्तार करके पेश कर दो। मैं प्राइम मिनिस्टर को क्या जवाब दूंगा? वो तीनों को डिसमिस कर देंगी। ये रामामूर्ति भी अजीब मिट्टी का बना हुआ था। तफ्तीश करने और सुराग रसानी से काम लेने के बजाय वो खामखां पाकिस्तानियों को मौत के मुंह में झोंक रहा था। तिवाड़ी ने बाहर निकलकर मुझे कहा, मेहता जी, थाना तुर्कमान गेट से रिपोर्ट लें कि इस महीने पाकिस्तान से कितने आदमी वीजे पर इस इलाके में आए हैं। इनमें से किसी एक को पकड़ देते हैं। तिवाड़ी ने यह बात यूं ही नहीं कही थी। वो रात होने से पहले पहले किसी बेगुनाह पाकिस्तानी यात्री को जासूसी के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करने वाला था। मैं सोच में पड़ गया। इसका इलाज मेरे पास नहीं था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नाचार होकर तुर्कमान गेट पुलिस स्टेशन पर फोन किया तो मालूम हुआ कि 3 पाकिस्तानी हफ्ता पहले आए थे, मगर वो एक दिन गुजार कर वापस चले गए। मैं बड़ा खुश हुआ। तिवारी ने अब दिल्ली के दूसरे इलाकों में फोन करने शुरू कर दिए। वहां भी जो 2-4 पाकिस्तानी आए थे वो भी वापस जा चुके थे। असल में किस्सा ये हुआ था कि जब रामामूर्ति के कहने पर जमील अहमद के पाकिस्तानी जायर को जासूसी के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया गया तो ये खबर शहर में आग की तरह फैल गई और जो पाकिस्तानी वहां वीजे पर आए हुए थे उन्होंने फौरन बोरिया बिस्तरा बांधा और वापस पाकिस्तान रवाना हो गए। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। रामामूर्ति पे जो ताब खा रहा था, अब उसने बंबई आदमी तौला दिए कि वहां से किसी पाकिस्तानी को पकड़ लिया जाए। मैंने बंबई वाले पाकिस्तानियों को खुदा के सुपुर्द किया और अपने दूसरे अहम मिशन की तरफ मुतवज्जे हो गया। सर टंडन की वफात के बाद उसकी जगह अब तिवाड़ी ने ले ली थी और तिवाड़ी की जगह कोई दूसरा अफसर आ गया था जिसका नाम वशराम था। ये खालिस हेड क्लर्क टाइप का आदमी था, कम गो और अपने दफ्तरी काम से काम रखने वाला। देखते ही हाथ जोड़कर राम राम करता। मिस्टर टंडन की जगह अब डीजी रामामूर्ति एक दिन छोड़कर सुबह को मीटिंग बुलाता। मैंने उस पर अपना काफी असर जमा लिया था। मुसलमानों का जानी दुश्मन, मैं उसके सामने जी भर कर मुसलमानों के खिलाफ बोलता, ब्राह्मण तबके को हिंदू धर्म का सबसे बुलंद तबका साबित करता और भारत माता की आन और मर्यादा पर अपनी जान कुर्बान कर देने की बातें करता। मैंने इसका असर यह देखा कि रामामूर्ति मुझ पर ज्यादा भरोसा करने लगा। फिर उस मुतासिब ब्राह्मण डायरेक्टर जनरल ने मुझे अपने एतमाद में ले लिया और बाज ऐसी खुफिया बातें भी बता दी जो तिवाड़ी को भी मालूम न थी। मसलन रामामूर्ति ने मुझे बताया कि इंडियन इंटेलिजेंस ने बाज हिंदुओं को सिख बनाकर खालिस्तान की तहरीक में फूट डालने के लिए अमृतसर की अकाली दल पार्टी में छोड़ रखा है। उसने मुझे ये भी बताया कि भारतीय वायुसेना यानी एयरफोर्स के जवान इसराइली हवाबाजों के साथ मिलकर पाकिस्तान के कहूटा एटमी प्लांट पर हमला करने के प्लान बना रहे हैं। मजीद मालूमात हासिल करने के ख्याल से मैंने रामामूर्ति से कहा, सर हमें इस काम में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर देर कर दी तो पाकिस्तान जरूर एटम बम बना लेगा। डीजी रामामूर्ति मुस्कुराया। मुझे उसके टेढ़े मेढ़े दांत नजर आने लगे। कहने लगा, इसराइल हमारा सच्चा दोस्त है। वो भी पाकिस्तान से खौफजदा है, क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान के लोग बहादुर हैं और इस्लाम के नाम पर एक सेकंड में मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं। इसलिए वो भी चाहता है कि भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को एटमी टेक्नोलॉजी में तरक्की न करने दे। रामामूर्ति की जबानी ये भी मालूम हुआ कि पाकिस्तान के एटमी रिएक्टर कहूटा पर अनकरीब इसराइली पायलट इंडियन हवाबाजों के साथ मिलकर अचानक हमला करके उसे तबाह करने का इरादा रखते हैं। मैंने मजीद कुरेदा, मगर रामामूर्ति ने इससे ज्यादा मुझे कुछ न बताया, बल्कि मुझे सख्ती से हिदायत की कि इसका जिक्र तिवाड़ी से भी न करूं। मेहता, मैंने तुम्हें इंतहाई खुफिया बात बता दी है।
महज इसलिए कि तुम भारत माता के पुजारी हो और अखंड भारत पर यकीन रखते हो, मगर इसका जिक्र हरगिज किसी से मत करना। मैंने भरपूर अज़्म और एतमाद के साथ कहा, सर मैं इंटेलिजेंस का एक जिम्मेदार ऑफिसर हूँ, भारत माता के लिए मेरी जान भी हाजिर है। जान चली जाएगी पर यह राज किसी पर जाहिर नहीं होगा। डीजी रामामूर्ति बड़ा खुश हुआ। उसी रात मैंने पाकिस्तान में अपने बॉस से राब्ता कायम किया। उससे राब्ता कायम करना जरूरी हो गया था। मैंने कोड जबान में उससे कहूटा एटमी बिजली घर के बारे में दुश्मन के नापाक अजायम का जिक्र किया तो बॉस ने कहा, कल इसी वक्त तुम्हें एक जरूरी पैगाम दिया जाएगा, अपनी हिफाजत करो, तुम्हारी निगरानी हो रही है। स्टॉप। दूसरी तरफ से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। स्टॉप का मतलब यह था कि अब कोई पैगाम नशर न करूं। मैंने ट्रांसमीटर बंद करके उसे खुफिया जगह पर छुपा दिया। बॉस की ये इत्तला मेरे लिए बड़ी तशवीशनाक थी कि मेरी अब भी निगरानी हो रही थी। मेरे पीछे सीआईडी का आदमी लगा हुआ था। इसका मतलब यही था कि टंडन की मौत के बाद भी ये सिलसिला जारी था और लाजमी तौर पर मुझ पर शक किए जाने के राज में मिस्टर तिवाड़ी या डीजी रामामूर्ति भी शामिल थे। इस ख्याल ने मुझे रात को देर तक परेशान रखा। अगले रोज दफ्तर में भी मैं बड़ा मोहतात रहा। तिवाड़ी और डायरेक्टर जनरल रामामूर्ति से बातें करते हुए भी ये एहसास मेरे हवास पर छाया हुआ था कि इन लोगों को मुझ पर शक पड़ चुका है और अब मेरी निगरानी इनमें से ही किसी के इशारे पर हो रही है। दफ्तर से मैं सीधा अपने घर वापस आ गया। रास्ते में इधर उधर देखता रहा मगर मुझे अपने पीछे कोई मखसूस आदमी ताकुब करता नजर न आया। मगर बॉस की इत्तला गलत नहीं हो सकती थी, उसके वसाइल मोतबर थे। रात को ट्रांसमीटर पर सिग्नल नशर करने से पहले मैंने दराजों को अंदर से अच्छी तरह से बंद किया। बेडरूम में सिर्फ टेबल लैंप ही जल रहा था। मैंने खास फ्रीक्वेंसी मिलाई तो दूसरी तरफ बॉस मेरा मुंतजिर था। उसने मरमूज जबान में कहा, लिखो। मैं पहले ही कॉपी पेंसिल निकाल कर बैठा था। उसने जो पैगाम लिखवाया उसका मफहूम ये था, उधमपुर जाकर जम्मू बोर्डिंग हाउस की मालिका इंद्रानी से मिलो, उसे अपना कोड वर्ड बताना, वो तुम्हें अपना कोड वर्ड बताएगी। वहां से बाएं जानिब आजाद कश्मीर की सरहद से 30 मील के फासले पर ऋषि जाम पहाड़ी में इसराइल के थंडरहॉक हेलीकॉप्टर कैमोफ्लाज करके रखे गए हैं। ये स्क्वाड पाकिस्तान के कहूटा एटमी बिजली घर पर अचानक हमला करके उसे तबाह करने के लिए आया है। बाकी तफसीलात तुम्हें इंद्रानी बताएगी। इंद्रानी हिंदू नहीं क्रिश्चियन लड़की है। वो हमारी एजेंट है और इसराइलियों की अजली दुश्मन है। सीना की जंग में उसके माँ बाप और भाई बहन इसराइली बमबारी से हलाक हो गए थे। तुम्हें जल्दी वहां पहुंचकर इसराइली थंडरहॉक के स्क्वाड्रन को तबाह करना होगा। कहूटा की फजा हमने महफूज कर रखी है, लेकिन इसराइली थंडरहॉक जदीद तरीन अमरीकी हेलीकॉप्टर है। तुम्हारे पीछे जो आदमी तुम्हारी निगरानी पर लगा हुआ है उसकी तुम फिक्र न करो, उसे हमारे आदमी संभाल लेंगे। तुम फौरन उधमपुर पहुंचो, वक्त बहुत कम रह गया है। कहूटा का एटमी बिजली घर पाकिस्तान की सनती तरक्की का लाजमी जुज़्व है। इसे हर कीमत पर हमें बचाना है। ओके, खुदा तुम्हारा निगहबान हो। मैंने इस पैगाम को 2-3 बार पढ़ा और जरूरी चीजें अपने जहन में अच्छी तरह बिठा ली। फिर कागज को जलाकर बाथरूम के फ्लश में बहा दिया। एक बार फिर मुश्किल तरीन मरहला मेरे सामने था, यानी दिल्ली से छुट्टी लेकर उधमपुर जाना। बॉस के कहने पर मैं अपनी निगरानी करने वाले जासूस की जानिब से आधा मुतमईन हुआ था, आधा परेशान था। इस शख्स को डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस रामामूर्ति की तरफ से या मिस्टर तिवाड़ी की तरफ से मेरे पीछे लगाया गया था। मैं किसी तरह छुट्टी लेकर दिल्ली से अगर बाहर जाता हूँ तो यकीनी बात थी कि ये शख्स मेरे ताकुब में पीछे पीछे आएगा। क्या बॉस के इशारे पर हमारा कोई एजेंट उसे अगवा कर लेगा? क्या वो उसे मौत की नींद सुला देगा? इस मुश्किल का मेरे पास कोई हल नहीं था, मगर उधमपुर जाना बहुत जरूरी था। अगरचे पाकिस्तानी पायलटों का शुमार दुनिया के नंबर 1 और बेहतरीन हवाबाजों में होता है और वो दुश्मन के किसी हमले से निपटने के लिए हर तरह से चौकस थे। इसके बावजूद अमेरिका ने इसराइल को जो जदीद तरीन थंडरहॉक हेलीकॉप्टर दिए थे और भारत के किसी खुफिया हेलीपैड से वो कहूटा पर जो तबाहकुन हमला करना चाहता था, इसमें खतरा था कि हमारे कहूटा एटमी बिजली घर को शदीद नुकसान पहुंचेगा। मुझे कहूटा एटमी प्लांट को बचाने के लिए जान की बाजी लगानी थी, जो मैंने पहले ही से लगा रखी थी, मगर इस मिशन के लिए जोश से ज्यादा होश और बेहतरीन हिकमत अमली की जरूरत थी। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई कि उधमपुर जाने के लिए क्या बहाना बनाऊं। सुबह उठा तो रात के तफक्कुरात की वजह से सर दर्द कर रहा था। मैंने चाय के साथ सर दर्द की गोली खाई और गुसल खाने में घुस गया। नाश्ता करने के बाद गाड़ी निकाल कर दफ्तर की तरफ रवाना हुआ तो जहन एक ही बात सोच रहा था कि उधमपुर कैसे पहुंचूं। मैं दफ्तर वालों से ये बात पोशीदा रखना चाहता था कि मैं उधमपुर जम्मू जा रहा हूँ। मेरे एक चचा दुर्गादास जो पहले बंबई में कपड़े का कारोबार करते थे, अब नागपुर मुंतकिल हो गया था। पहले सोचा कि उसकी बीमारी का बहाना बनाकर नागपुर चला जाऊं और वहां से जम्मू पहुंच जाऊं, मगर इसमें बड़ा वक्त जाया होता। नागपुर भारत के वस्त में है। काफी सोच विचार के बाद आखिर इसी नतीजे पर पहुंचा कि मुझे फिर एक हार्ट अटैक से काम लेना होगा। मैंने शाम को सुजाता को साथ लिया और नई दिल्ली के एक रेस्तरां में चाय पीने आ गया।
सुजाता मेरी तरफ से मुतमईन थी क्योंकि मैंने उसे बता दिया था कि 1 साल बाद मैं उससे शादी कर लूंगा। हम कोने वाली टेबल पर जाकर बैठ गए। सुजाता ने बड़ी खूबसूरत रेशमी साड़ी पहन रखी थी। आज उसके जूड़े में मोतिये के सफेद फूल भी लगे हुए थे। वो चाय बना रही थी। रेस्टोरेंट की फजा बड़ी पुरसकून थी। मैंने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाया और फिर सोचे समझे मंसूबे के तहत एकदम से सीने पर हाथ रखा और लंबे लंबे सांस लेने लगा।